ये कहानी एक ऐसी दुनिया की है जहाँ पर हर एक आत्मा का 9 दिनों तक टेस्ट लिया जाता है। जो आत्मा इस टेस्ट को पास करती है उसे इंसानी शरीर दिया जाता है, और जो आत्मा इस टेस्ट को पास नहीं कर पाती उसे इंसानी शरीर नहीं मिलता। इस कहानी की शुरुआत में हमें एक अलग थलग घर को दिखाया जाता है जिसमें विल रहता है। विल एक आर्बिटर है, यानी कि वो एक तरह का जज है जो ये तय करता है कि कौन सी आत्मा इंसान के शरीर में जाएगी और किस आत्मा को शरीर नहीं मिलेगा। विल ने कई आत्माओं को इंसानी शरीर दिया है। वो हमेशा टीवी पर उनकी एक्टिविटीज़ को देखता रहता है और ये फैसला करने की कोशिश करता है कि उसने उन आत्माओं को शरीर देकर सही किया या गलत। उसकी फेवरेट होती है एमेंडा, जो कि 28 साल की है। एमेंडा बहुत अच्छा वायलिन बजाती है। विल के साथ इस घर में एक आत्मा भी रहती है जिसका नाम क्यो है। क्यो को कभी इंसानी शरीर नहीं मिला और ना ही वो गायब हुई, जिसके बाद से वो विल के साथ ही रहती है। विल अब देखता है कि एमेंडा का एक बहुत बड़ा कॉन्सर्ट है, लेकिन जब वो कॉन्सर्ट से वापस घर जा रही होती है तभी उसकी गाड़ी का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें एमेंडा की मृत्यु हो जाती है। इस बात से विल को बहुत दुख होता है क्योंकि वो उसे बहुत पसंद किया करता था। विल इसके बाद एमेंडा के बचपन के वीडियोस देखता है। वो देखता है कि एमेंडा जब बहुत छोटी थी तो विल उसे याद था, लेकिन बाद में धीरे धीरे वो उसे भूल गई। जब भी किसी आत्मा को धरती पर जन्म दिया जाता है वो जल्द ही वो विल को भूल जाती है जिनके साथ उन्होंने 9 दिन बिताए थे, और अब वो एमेंडा को जिंदा नहीं कर सकता। इसीलिए एमेंडा की जगह लेने के लिए बहुत सारी नई आत्माएं आती है, जिनका विल एक एक करके इंटरव्यू लेता है। वो सभी से एक ही सवाल पूछता है कि अगर तुम अपने बेटे के साथ कंसंट्रेशन कैंप में यानी कि जेल में हो और वहां से भागने की कोशिश में तुम पकड़े जाते हो, जिसके बाद जेल का एक बुरा गार्ड तुम्हारे बेटे को फांसी की सजा सुनाता है और ये कहता है कि तुम्हें खुद अपने बेटे को फांसी देनी होगी, और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो बाकी लोगों को भी मार दिया जाएगा। ऐसी कंडीशन में तुम क्या करोगे? सभी आत्माएं अलग अलग जवाब देती है। कुछ आत्माएं कहती है कि हम अपने बेटे को बचाएंगी। कुछ आत्माएं कहती है कि हम अपने बेटे की जान बचाने के लिए दूसरों की जान नहीं ले सकते, इसीलिए हम अपने बेटे को सेक्रीफाइस कर देंगे। विल इस पूरे इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं होता, बल्कि वो ये जानना चाहता है कि एमेंडा की मृत्यु इतनी जल्दी कैसे हुई। पूरे दिन कई लोग आते हैं और आखिरी में एक लड़की आती है जो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं होती। विल उसे एमा का नाम देता है। विल एमा से भी वही क्वेश्चन पूछता है जो उसने सबसे पूछा होता है। एमा इस क्वेश्चन का आंसर देने में इंटरेस्टेड नहीं है, पर फाइनली वो कहती है कि दोनों ही कंडीशन में मेरा बेटा मारा जाएगा। विल कहता है कि तुम्हें आंसर देना ही होगा। इसी तरह से इस क्वेश्चन को, इस पूरे प्रोसेस को डिज़ाइन किया गया है। एमा कहती है क्या ये दुनिया इतनी बुरी है या फिर ये सवाल ही इतना क्रूअल है? विल उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता और एमा भी उसकी क्वेश्चन का कोई आंसर नहीं देती। यहाँ विल एमा को बिल्कुल पसंद नहीं करता। कायो उसे बताता है कि हो सकता है कि एमा सबसे अलग हो। इंटरव्यू खत्म हो चुका है और अब जितनी भी आत्माएं आज इंटरव्यू के लिए आई थी उनमें से कुछ को अगले दिन के लिए चुना जाता है। यहाँ पर विल सबको अपना घर का टूर कराता है। उन्हें उस रूम को भी दिखाता है जहाँ पर बहुत सारे टीवीज हैं, इन पर हमेशा उन आत्माओं के वीडियोस चलते रहते हैं जिन्हें विल ने चुना है। विल कहता है कि तुम्हें इन वीडियोस को देखकर इनके ऊपर नोट्स बनाने होंगे, और अब यहाँ पर जिन आत्माओं को चुना गया है वो वीडियोस देखकर उन इंसानों के नोट्स बनाना शुरू कर देती हैं। यहाँ पर एक आत्मा है जिसका नाम माइक है। वो कुछ ड्रॉ कर रहा होता है। विल कहता है कि मैं तुम्हारी ड्राइंग देखना चाहूँगा। माइक थोड़ा हेजिटेट होता है, लेकिन फाइनली वो अपनी नोटबुक उसे देता है। विल देखता है कि माइक ने एक बहुत ही खूबसूरत बीच के चित्र को ड्रॉ किया होता है। इसके बाद शाम को सबके नोट्स को पढ़ता है। सभी आत्माओं ने कुछ खास पलों के बारे में लिखा होता है, सिर्फ एमा को छोड़कर। एमा ने बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें लिखी होती है जिसे इंसान अपनी ज़िंदगी में ऑब्जर्व करना हमेशा भूल जाता है। अगले दिन विल सभी आत्माओं को एक बार फिर से बुलाता है और कहता है कि आज तुम्हें वो चीज़ें लिखनी होंगी जो तुम्हें पसंद नहीं आई। सभी आत्माएं अपने अपने नोट्स बनाती हैं। साथ ही विल माइक को अपने पास बुलाता है जिसने बीच के खूबसूरत चित्र को ड्रॉ किया था। विल माइक से कहता है कि तुम धरती पर जन्म लेने के लिए तैयार नहीं हो। हालांकि उसे बहुत बुरा लगता है, लेकिन विल कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम उस पल को जियो
जो तुम्हारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। मैं तुम्हें उस पल को जीने का मौका ज़रूर दूंगा। और इसके बाद वो अपने असिस्टेंट कायो के साथ मिलकर उस पल को बनाना शुरू कर देता है। इसमें एमा भी उनका साथ देती है। हालांकि एमा की आत्मा को बहुत कुछ नहीं आता, क्योंकि उसे यहाँ पर आए हुए 2 दिन हुए हैं और 2 दिन से पहले इन आत्माओं का कोई अस्तित्व नहीं था। और जो भी आत्मा इस टेस्ट में फेल होगी उसे कभी भी इंसानी शरीर नहीं मिलेगा, वो हमेशा के लिए गायब हो जाएंगी। एमा काम करते करते विल से पूछती है कि तुम्हारी जिंदगी में वो कौन सा पल है जिसे तुम दोबारा जीना चाहोगे। दरअसल विल इंसानी जिंदगी जी चुका है। उसे इंसानी इमोशंस के बारे में, उनकी फीलिंग्स के बारे में सब कुछ पता है। वो एमा के सवाल का कोई जवाब नहीं देता। दरअसल वो अपने बारे में बात करना बिल्कुल पसंद नहीं करता। उसके जाने के बाद क्यों एमा के पास आता है और उसे बताता है कि जब मैं यहाँ पर आया था तब मैंने विल को भी टीवी के अंदर देखा था। वो एक इंसान था, उसके दिल में कोई पाप नहीं था। वो बहुत दयालु और सेंसिटिव था, पर वो दुनिया से अलग था, इसीलिए वो असली दुनिया में कभी फिट नहीं हो पाया। हालांकि उसके दिल में बहुत प्यार था, पर उसे प्यार देने वाला कोई नहीं था। वो एमा को ये भी बताता है कि विल एक ऐसा इंटरव्यूअर है जो किसी भी आत्मा को रियल वर्ल्ड में खास पल जीने का एक्सपीरियंस करवाता है। अगले दिन विल के पास एक एक करके आत्माएं आती है। सबसे पहले आत्मा बताती है कि मैंने जिस लड़के को ऑब्जर्व किया था उसे दूसरे लोग बुली किया करते थे, पर उसने कभी भी फाइट बैक नहीं किया। ये बात मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। अगर मैं उसकी जगह होता तो मैं उनसे लड़ता। विल कहता है कि ये वायलेंस है। वो कहता है कि वायलेंस नहीं, सेल्फ डिफेंस है, जो कि एक तरह का न्याय है। सबको अपनी रक्षा करने का अधिकार है। इसके बाद विल एमा को बुलाता है। एमा कहती है कि मैंने जिस लड़के को ऑब्जर्व किया था उसे लगता था कि वो एक फेलियर है। वो जो भी करता था उसे बेकार लगता था। उसे अपने आप पे शर्मिंदगी थी। वो हमेशा अपने इमोशंस को छुपा कर रखता है। ऐसा करके उसे लगता है कि वो सुरक्षित है, पर यही चीज़ उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी दुश्मन है। ये बात मुझे उस इंसान में बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। विल समझ जाती है कि एमा उसी के बारे में बात कर रही है और अब यहाँ पर विल ने माइक के लिए जो भी तैयारी की होती है, अब उसका वक्त आ चुका है। जिसके बाद माइक को बीच के पास भेजा जाता है, जैसा कि उसने अपने स्केच में बनाया था। वहाँ पहुंचकर माइक को बहुत अच्छा लगता है। ये उसकी ज़िंदगी का सबसे खास पल था। उसने रियल वर्ल्ड को एक्सपीरियंस किया था और इसके बाद उसकी आत्मा लुप्त हो जाती है। माइक की आत्मा के जाने के बाद विल एमा के साथ टीवी रूम में आता है, जहाँ पर वो एमा को बताता है कि जब मैं इंसान था, हाई स्कूल में मैं एक थिएटर ग्रुप का हिस्सा था। स्कूल में मेरा एक भी दोस्त नहीं था, लेकिन जब भी मैं स्टेज पर परफॉर्म करता था तो मुझे लगता था कि मैं जिंदा हूँ। वो पल मुझे बहुत खुशियाँ देते थे। और हाई स्कूल के बाद मैंने कभी भी थिएटर को कंटिन्यू नहीं किया। साथ ही यहाँ पर विल बार बार एमेंडा के वीडियोस देखता रहता है कि उसकी मृत्यु कैसे और क्यों हुई। और अब वो देखता है कि एमेंडा ने जानबूझकर अपनी गाड़ी का एक्सीडेंट किया था, जिस वजह से उसकी मृत्यु हुई थी। विल इसके लिए अपने आप को दोषी समझता है, क्योंकि उसी ने 9 दिनों तक एमेंडा का इंटरव्यू लिया था। उसे लगता है कि वो सही तरह से उसे तैयार नहीं कर पाया। उसे एमेंडा को उस क्रूअल वर्ल्ड में नहीं भेजना चाहिए था। और अब वो एमा के लिए भी चिंतित है, क्योंकि एमा का दिल भी बहुत सॉफ्ट है। वो दूसरों के बारे में सोचती है। वो एमा को हमेशा मुश्किल परिस्थितियों वाले क्वेश्चंस देता है, लेकिन एमा हमेशा प्यार और काइंडनेस को ही चूज करती है। यहाँ पर एक आत्मा होती है जिसका नाम मरिया है। मरिया को विल से प्यार हो जाता है। विल के लिए एक लेटर लिखती है, लेकिन पर्सनल फीलिंग्स की इस दुनिया में कोई जगह नहीं है। विल उसे एलिमिनेट कर देता है और अब उसके जाने का वक्त हो चुका है। जाने से पहले वो अपने खास पल को एक्सपीरियंस करती है, जिसके बाद वो विल के सामने आती है और विल से कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम हमारे प्यार को एक मौका दो। और विल उसे देखता रहता है, जिसके बाद वो विल के सामने गायब हो जाती है। विल का जो असिस्टेंट है, जिसका नाम क्यो है, विल और उसके बीच में आर्गुमेंट्स होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि क्यो को पता चल चुका है कि विल अब एमा को भी एलिमिनेट करने वाला है, जबकि वो एक डिजर्विंग कैंडिडेट है। विल बताता है कि वो एक अच्छी आत्मा है, जो कि एक खिले हुए फूल की तरह है, और मैं किसी भी फूल को धरती पर इंसानों के बीच नहीं भेज सकता, क्योंकि जो दूसरे इंटरव्यूअर्स हैं वो धरती पर पिग्स को भेजते हैं, यानी कि गंदे इंसानों को, और वो एमा को खत्म कर देंगे। ये दोनों अब एक बार फिर से एमेंडा के बारे में डिस्कस करना शुरू कर देते हैं, और यहाँ पर विल एडमिट करता है कि एमेंडा मेरी तरह ही बहुत दर्द को महसूस कर सकती थी, जो दुनिया ने नहीं देखा। और अब विल यहाँ पर एमेंडा की जितनी भी टेप्स होती है उन सब को जला देता है। विल ने ऐसा इसलिए किया होता है क्योंकि अब वो एमेंडा से पूरी तरह से बाहर निकलना चाहता है। धीरे धीरे एक करके सभी आत्माओं को एलिमिनेट कर दिया जाता है और अब यहाँ पर सिर्फ 2 आत्माएं बचती है।
एक एमा और दूसरा केन। दोनों को आखिरी दिन यानी कि 9th डे एक दूसरे से मिलवाया जाता है। एमा एक लापरवाह लेकिन बहुत दयालु और दूसरे लोगों में अच्छाई देखने वाली लड़की है, जबकि केन उससे पूरी तरह से ऑपोजिट है, जो कि एक निराशावादी है जो दूसरों में ईविल को देखता है और फाइट बैक करने की हिम्मत रखता है। विल इन दोनों को एक दूसरे से मिलवाता है, एक रूम में ले जाता और कहता है कि मुझे बताओ कि मुझे तुम्हें जिंदा क्यों करना चाहिए, क्यों तुम्हें एक इंसानी शरीर मिलना चाहिए। एमा को ये सवाल बहुत अजीब लगता है। वो वहाँ से उठकर चली जाती है। कुछ देर के बाद क्यो विल के पास आता और कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम एमा को चुनो, उसे इंसानी शरीर मिलना चाहिए। लेकिन विल उसकी बात नहीं मानता और वो केन को चुनता है, जिसके बाद वह एमा को अपने पास बुलाता है और उसे उस पल को चुनने के लिए कहता है जिसे वो जीना चाहती है। एमा एक पेपर पर कुछ लिखती है। इसे पढ़ने के बाद विल कहता है कि तुम्हें कुछ और चूज करना चाहिए। मैं तुम्हारी इस विश को, इस एक्सपीरियंस को पूरा नहीं कर सकता। पर एमा साफ साफ मना कर देती है और वहां से उठकर चली जाती है, जिसके बाद केन को इंसानों की दुनिया में यानी कि रियल वर्ल्ड में भेजने की तैयारी की जाती है। हालांकि एमा विल से आखिरी बार मिलना चाहती थी, लेकिन विल उससे नहीं मिलता, जिसके बाद एमा घर से निकल जाती है। क्यों को उसके जाने से बहुत बुरा लगता है, क्योंकि अब उसकी आत्मा हमेशा के लिए लुप्त होने वाली है और क्यों चाहता था कि विल उसे ही चुने। और अब विल देखता है कि घर पर एमा ने बहुत सारे नोट्स लिखे हुए हैं, जो पिछले 9 दिनों के हर एक अच्छे पल के बारे में होते हैं, जो उसने विल और क्यो के साथ इस घर में बिताए थे, जिन पलों को विल देख नहीं पाया था। एमा ने सब इसलिए लिखा होता है ताकि वो दुनिया की खूबसूरती को देख पाए और हमेशा खुश रहे। विल को अपनी गलती का एहसास होता है। वो एमा के पीछे भीड़ में भागता है। एमा फाइनली उसे मिल जाती है। इसके बाद वो एमा की आखिरी इच्छा को पूरी करता है और उसके लिए परफॉर्म करता है। दरअसल एमा की यही इच्छा थी कि वो उसके लिए एक बार परफॉर्म करे और परफॉर्म करने के यानी कि एक्ट करने के बाद एक बार फिर से उसे जिंदा होने का एहसास होता है, जैसा उसे उस वक्त हुआ करता था जब वो एक इंसान था। वो हाई स्कूल में थिएटर में एक्ट किया करता था। ये कहानी हमें सिखाती है कि ज़िंदगी में बहुत सारी परेशानियां होती हैं, लेकिन साथ ही ज़िंदगी में बहुत सारे छोटे छोटे अच्छे पल होते हैं, जिन्हें हम जीना, फील करना, अप्रिशिएट करना भूल जाते हैं। और जो लोग अपनी ज़िंदगी में छोटे छोटे पलों को फील करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, असल में वही ज़िंदगी जीते हैं। तो ये थी पूरी कहानी फिल्म 9 डेज़ की। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।